नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक होने वाली है। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक आज होगी। बता दें कि सभी एडीजी जोन पुलिस कमिश्नर इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ सभी आईजी डीआईजी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, जुड़ेंगे। डीएम और कप्तान भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीडीओ, नगर आयुक्त, सीएमओ भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, ये तमाम नाम हमने आपको बताए जो सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होने वाली है लखनऊ में। इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती करने वाली है। जब ये जानकारी एक पत्र के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ वक्त बाद पत्र को निरस्त कर दिया गया तो हड़कंप मच गया। सवाल उठाए जाने लगे और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर खासे नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले को लेकर सफाई दी है और कहा है कि पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। डीजीपी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पहले से ही लिया जा रहा है, लेकिन गलती से ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ के नाम से जारी हो गया। इसे अब निरस्त कर दिया गया है और ऐसा कोई आदेश अमल में नहीं लाया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जगह मिनिस्ट्रियल स्टाफ का पत्र जारी हो गया। त्रुटिवश जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार का प्रकरण किसी स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता तौकीर किदवई लाइव जुड़ गए हैं। तौकीर, अब देखा जाए तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया है। यहां पर देखा गया कि एक पत्र पहले जारी किया जाता है कि पुलिस के कुछ पदों पर आउटसोर्सिंग करके कर्मचारियों को हायर किया जाएगा, लेकिन बाद में पत्र को निरस्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद युवाओं में खासा रोष, खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और युवा अब पूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे हैं कि आखिर अगर ये पत्र इस तरह से त्रुटिवश जारी हो गया है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, पहले इस मामले को समझने के पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जिस तरह से बताया गया डीजीपी की तरफ से कि जो 4th क्लास जो एम्प्लॉय है उसकी भर्ती आउटसोर्स के जरिए होती है, लेकिन जो ये भर्ती निकाली गई दरोगा और सहायक दरोगा यानी कि उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक की, इसकी जिम्मेदारी यानी कि अगर ये भर्ती होती है, कल जब ये लेटर जारी किया गया संजय सिंघल जो एडीजी स्थापना है उनकी तरफ से और सभी एडीजी जोन को जारी किया गया और कहा गया कि अपनी राय दे कि इस तरह की भर्ती की जाती है तो इसको कैसे किया जा सकता है और इससे कोई परेशानी या इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं रहेंगे। फिलहाल इस भर्ती को पहले समझना होगा कि ये भर्ती अगर होती तो क्या होती। ये भर्ती होती है डेटा एंड रिकॉर्ड्स के लिए और अकाउंट और जो अकाउंट और सैलरी के लिए, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क है उसके लिए इसमें जो उप निरीक्षक है और सहायक उप निरीक्षक की भर्ती होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन अफसरों के साथ ये लोग काम करते जो बड़े पदों पर है, यानी कि एडीजी आईजी रैंक या शहर के कप्तान जो हैं ये उनके साथ ये काम करते और क्योंकि ये पूरा ऑफिशियल वर्क संभालते हैं तो जाहिर तौर पर इनकी जो पास जो डेटा होता वो बहुत ही संवेदनशील कागजात भी होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी लीक होने की, यानी कि जो गोपनीय पत्राचार होता है अधिकारियों के बीच, उसके लीक होने के बहुत ज्यादा प्रबल संभावना बनी रहती। इसीलिए जब ये कल लेटर जारी हुआ तो इसको फिर सफाई देने आना पड़ा। इसके बाद एक पॉलिटिकल मैटर भी इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, एक राजनीतिक इसके पीछे भी एक वजह है मुख्यमंत्री के नाराजगी की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल
चुनाव हुए 2024 लोकसभा के, और उसमें अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बना था, जहां पर बताया गया कि आउटसोर्स के जरिए उसमें अग्निवीर की जो भर्ती होनी है, इस पर युवाओं में काफी रोष था। और इसके पहले अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो 60,000 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई थी, सिपाही भर्ती थी, और वो पूरा पर्चा लीक हो गया था और पुलिस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। यानी कि रोष लगातार आउटसोर्सिंग को लेकर बढ़ रहा था, और इसी बीच भर्ती का ये नया पर्चा वायरल हो गया कल। और एडीजी स्थापना की तरफ से जो राय मांगी गई थी, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि अगर सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो गोपनीय पत्राचार होता है, इसकी जानकारी भी ऐसे लोगों को हो जाएगी जो कुछ दिन के मेहमान हैं, जो आपके यहाँ 3 या 4 साल काम करेंगे, उसके बाद ये मार्केट में कहीं और नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन इनके पास एक डेटा होगा कि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली कैसे करती है, गोपनीय पत्राचार कैसा होता है, एनकाउंटर्स को लेकर या किसी ऐसे मामलों को लेकर भी पत्राचार होता है जी, जवाबदेही होती है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाते हैं, ऐसे पत्राचार जो होते हैं वो भी इनकी जानकारी में रहते, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारियां लीक होने की संभावनाएं बनी रहती। फिलहाल एडीजी के डीजी जो प्रशांत कुमार है, उनकी तरफ से सफाई दी गई है कि यह गलती से जारी हो गया था, लेकिन उन्होंने यह माना है कि यह इस तरह का लेटर बना था। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि ये फेक लेटर नहीं कहा, उन्होंने कहा गलती से जारी हो गया था, यानी कि इस तरह की जो लेटर है उसको बना था और राय मांगी गई थी, इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। सिर्फ इस बात को उन्होंने माना है कि गलती से ये वायरल हो गया और गलती से आगे बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जो एडीजी स्थापना है, जिनकी जिम्मेदारी है भर्ती प्रक्रिया की, वो 4 साल से एक कुर्सी पर जमे हैं, और आज मुख्यमंत्री की एक बड़ी बैठक है कानून व्यवस्था को लेकर, और जाहिर तौर पर यह मुद्दा जरूर उठने वाला है उस बैठक में। मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी से डिफीट होना पड़ा, और उसके अलावा 6 सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। इसके बाद से इन मुद्दों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, लगातार विभागों की समीक्षा हो रही है, कहां कितने पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने की कवायद में मंत्री जुटे हुए हैं। इसी बीच इस तरह का लेटर फर्जिया जरूर कराता है। अब जब बैठक होगी तो गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है कि उन अधिकारियों की जिनकी लापरवाही से ये लेटर जारी हुआ, युवाओं में और आक्रोश पैदा होगा इस तरह के लेटर से, तो जाहिर तौर पर ऐसे अधिकारियों को आज साइडलाइन होना तय माना जा रहा है। आज से कल तक आप देखेंगे कि इस लेटर में जिनकी भी गड़बड़ी पाई जाएगी और जिनकी भी इसमें लापरवाही है, उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। फिलहाल इस लेटर ने पुलिस महकमे की तो फजीहत कराई, सरकार की भी किरकिरी कराई कि जब इस तरह की कोई प्रक्रिया सरकार चाह नहीं रही है और आउटसोर्स पुलिस में नहीं करना चाह रही, आउटसोर्सिंग के जरिए यानी कि किसी कंपनी के जरिए पुलिस में भर्ती नहीं करना चाह रहे, तो फिर इस तरह की प्रक्रिया को किसने अमली जामा पहनाने की कोशिश की, किसने इस तरह की राय दी, इस पर भी जरूर सवाल जवाब होंगे आज बड़े अधिकारियों से। अब देखना यह होगा कि 7 बजे की जो बैठक है और उसके बाद जो आशंकाएं हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएस की एक बड़ी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी होने वाली है। कई ऐसे अफसर भी हैं जिनको लेकर भी नाराजगी है। बिल्कुल तौकीर तो निश्चित तौर पर बेहद बड़ा ये मुद्दा बनने वाला है, युवाओं में रोष है और कड़ा फैसला इसके खिलाफ, इस मुद्दे के खिलाफ जरूर लिया जाएगा। आज की बैठक में देखना होगा। बने रहिए, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, सीधा लखनऊ से बता रहा है, जहां लखनऊ कमिश्नरी में पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं। साउथ जोन में 9 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए, इनमें एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा के ट्रांसफर हुए हैं। इसी के साथ आगे बताते चले कि 2 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल के भी ट्रांसफर हुए हैं। चंद्रभान वर्मा एडिशनल एसएचओ कृष्णानगर बने, एसआई मानवेंद्र कुमार सिंह का भी तबादला किया गया। इसी के साथ हरौनी चौकी से हटाकर इन्हें नगराम थाने ट्रांसफर किया गया। लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, यूपी सरकार रिक्त पदों पर जल्द अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। पशुधन दुग्ध विकास विभाग में भर्तियां होगी। प्रक्रिया के निर्देश, पदोन्नति के लंबित पदों पर भी जल्द प्रमोशन होगा। लक्ष्य बनाकर बजट का सदुपयोग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा सेवा के 424 पद रिक्त हैं, जिन पर अब जल्द ही भर्ती होनी शुरू होगी। भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1083 पदों पर यह भर्तियां होनी है। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। एआरटीओ ललित कुमार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में वे फंस गए हैं। सैलरी से अधिक पैसा खर्च किया है। कानपुर की जांच के बाद अब एफआईआर
दर्ज की गई है। परिवहन आयुक्त ने भी जांच के आदेश सौंपे हैं। एआरटीओ के पद पर ललित कुमार तैनात हैं और ललित कुमार के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये एफआईआर ललित कुमार, जो कि एआरटीओ के पद पर पदस्थ हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। सैलरी से ज्यादा संपत्ति होने के अगेंस्ट ये एफआईआर दर्ज की गई। परिवहन आयुक्त ने भी अब जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी में आरोपों का दौर शुरू से जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान और बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस नोट बांटा गया, जिसमें बालियान पर करप्शन के आरोप लगाए गए थे। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति बनाने का भी आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि जो प्रेस नोट सर्कुलेट हुए वो संगीत सोम के लेटर पैड पर छापे गए थे। हालांकि संगीत सोम ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्नौज में बीजेपी ने जनता की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दरअसल मंत्री असीम अरुण सहित जिले के तीनों विधायकों ने जनता की समस्याओं को लेकर अफसरों के साथ बैठक कर समाधान की रणनीति बनाई है। बैठक में बिजली कटौती को लेकर नेताओं ने अफसरों के साथ मंथन किया। कन्नौज में बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था को और ठीक करने के लिए और आने वाली बारिश के मानसून के हिसाब से नाली सफाई अभियान, गड्ढे दूर करना, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसकी आज मेरे द्वारा आदरणीय विधायक छिबरामऊ, आदरणीय विधायक तिरवा और जिलाधिकारी महोदय और सारे जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष मिल करके समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो निर्वाचित यानी इलेक्शन के द्वारा आए हुए पदाधिकारी हैं और अधिकारी जो कोई परीक्षा पास करके आए हैं, दोनों का मिल करके सामंजस्य के साथ काम करना जरूरी है। और जब जब हमने सामंजस्य के साथ काम किया है, जैसे कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण में अच्छा काम हुआ, आगे उसको और अभी हम लोग को बढ़ाना है। आज इन तीनों विषयों पर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और कन्नौज के नागरिकों के लिए हम लोग बेहतर सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी यदि महागठबंधन का हिस्सा होती तो यूपी में बीजेपी 0 और महागठबंधन 80 सीटों पर होता। साथ ही उन्होंने आरएसएस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। 80-0 होता, 80-0, मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई। उनका हम एकला चलेंगे, चले। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप, तो मायावती जी अगर साथ रही होती तस्वीर फर्क होती और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। ये कोई सलाह है आपको? मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती है, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों की दोनों तरफ से हो सकती ना। एक तो अकेला एकला चलो रहे, दूसरा क्या करेगा? साल 2024 यूपी का अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। लगातार उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का कहर यूं ही जारी रहेगा। धरती तपती रहेगी और उमस भी रहेगी।
अब इस पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई, गोरखपुर से संवाददाता सुभाष गुप्ता और प्रयागराज से संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी तौकीर आप ही का। तौकीर, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है हीट वेव लगातार जारी है, उत्तर प्रदेश के लोग बेहाल हैं, भीषण गर्मी से परेशान है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, अभी 4 दिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए भारी रहेंगे। तापमान में अभी कोई गिरावट के आसार नहीं है। 4 दिन तक हीट वेव पूरी तरह से हावी रहेगी और सबसे बड़ी बात है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि वो बाहर कम से कम निकलें। शाम के समय बताया जा रहा है कुछ हल्की बहुत गिरावट आती है, लेकिन लू के जो थपेड़े हैं वो दिन भर लोगों को झेलने पड़ते हैं। और अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से कि रेड अलर्ट है, उसकी जो जद में आने वाले जो जिले हैं उसमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, इन जिलों को रेड अलर्ट जारी किया गया। यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी की जो मार है वो इन्हीं जगहों पर है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट में प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाके, ये वो इलाके हैं जहां पर गर्मी की थोड़ी सी मार कम होगी, लेकिन फिर भी तापमान 44 के पार है। यहां पर भी सड़कों पर चलना दुश्वार है। और येलो अलर्ट में सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, यानी कि जो पूर्वांचल का इलाका है इसको येलो जोन में रखा गया है। फिलहाल पहाड़ी जो इलाके हैं उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर थोड़ा सा तापमान गिरा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भीषण गर्मी है। आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं और जो सड़क किनारे सोने वाले लोग हैं, जो सड़क पर अपना वक्त गुजारते हैं, जिनके झोपड़ में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए खतरा बना हुआ है। फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी जो है वहां पर सुविधाएं दी जा सकें। कुछ शेल्टर जोन भी बनाए गए हैं, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो अभी कहीं से भी हल्का पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल तौकीर, हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष भी जुड़े हुए। सुभाष, आप गोरखपुर में आप मौजूद हैं। लगातार हीट वेव का अलर्ट जो जारी किया हुआ है और हमारे सहयोगी तौकीर भी जिस तरह से भी बता रहे थे कि पूरे प्रदेश में कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। लोग सड़कों पर बाहर नहीं आने चाह रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो रही है भीषण गर्मी की वजह से। गोरखपुर में फिलहाल किस तरह का माहौल बना हुआ है गर्मी को लेकर, क्या पूरा अपडेट? गोरखपुर में भी अलर्ट घोषित है, ऑरेंज घोषित हुआ है और साथ ही में डॉक्टर को जो है यहाँ पे सभी को जो है सलाह दे रहे हैं कि आप घर से जब निकले तो भर पेट पानी पीकर निकले तरल पदार्थ में, और साथ ही जो है चेहरे को ढक कर रखें, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि लगातार 4 दिनों से जो है यहाँ पे 44 डिग्री का तापमान बना हुआ है और आने वाले 4 दिन भी उम्मीद की जाती है कि इसी तरीके से तापमान बना रहेगा। तो कहीं न कहीं लोग पूरी तरीके से चेहरे को ढक कर निकल रहे हैं और गमछा लगाकर निकल रहे हैं, जरूरी काम हो रहा है तभी निकल रहे हैं। तो आपको बताते चले कि गोरखपुर में भी स्थिति काफी जो है गंभीर है, इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। साथ ही ये भी बता दें कि दिन तो किसी तरीके से गुजर रहा है, लेकिन रातों को लोग जो है चहलकदमी कर, छतों पे टहल कर या सड़क पर निकल कर जो है टहलने को मजबूर है, क्योंकि रात में भी भीषण गर्मी है और बहुत ज्यादा तो 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जा रहा है, जबकि रात में भी 40 से 41 से 42 डिग्री तक जो है तापमान बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर की स्थिति भी जो है काफी गंभीर है और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि लोग जरूरी हो तभी घर से निकलें। जी बिल्कुल सुभाष, हमारे साथ संवाददाता सैयद भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सैयद, अब देखा जाए तो प्रयागराज को भारत के जो सबसे गर्म शहर है उनमें से एक घोषित कर दिया जा चुका है और इसका जो प्रभाव है धूप का, भीषण गर्मी का प्रभाव अब गंगा नदी पर भी देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का पानी अब घाटों से दूर हो चला है, घाटों को छू नहीं पा रहा है और कई जगह पर आलम यह है कि नदी में जो पानी है वो इतना कम हो गया है कि नदी के अंदर रेत के टीले देखने को मिल रहे हैं। जी बता दें, प्रयागराज में जिस तरह से पार है और अभी 4 दिनों तक आसमान से आग बरसती रहेगी और धरती तपती रहेगी। फिलहाल अगर बात करी जाए गर्मी में तो लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है और अगर बात करी जाए संगम क्षेत्र की, क्योंकि तीर्थों के राजा कहलाते हैं,
देश के कोने कोने से पर्यटक हर दिन यहाँ पर पहुंचते हैं और साथ ही यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वे भी गर्मी से बचाव के लिए संगम पहुंचना चाहते हैं। मगर संगम की जो बात करी जाए तो कुंभ के कार्य को लेकर पीछे से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। और अगर बात करी जाए गंगा के जल स्तर की तो जलवायु और ग्लेशियर का बताया गया विशेषज्ञों के द्वारा, जिसकी वजह से गंगा का पानी जो कम हो रहा है। और संगम तट की बात करें तो जहां लोग कमर के ऊपर पानी होता था, डुबकी गोता लगा पाते थे, मगर आलम यह है कि आज पैरों तक है कि यहाँ बैठ के नहीं लेट के लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। और ये देखा गया है कि रेत के टीले संगम क्षेत्र में नजर आ रहे, जिससे श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं संगम लोगों को भले ही राहत दिलाता था, मगर इस बार गर्मी में जो पानी का जल स्तर कम हुआ है उससे यहाँ की जो लोकल जनता उसको भी कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं मिल पा रही। मगर अब देखना होगा तापमान कब सामान्य होता है, जिससे कि यहाँ की जनता को फिर से एक बार राहत मिलेगी। मगर जिस तरह से आग के कहा जाए गर्म बरस पूरी आसमान से बरस रही गर्म, उसके हिसाब से यहाँ पर जो लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लू के थपेड़े लोगों को लग रहे हैं, गाड़ी भी चलाना मुश्किल है। और जगह जगह देखिए भी देखा गया कि आज ही के ओल्ड कैंट के पास गर्मी के कारण एक स्कूटी में आग लग गई, पूरी तरह से जलकर और खाक हो गई है। यानी इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वासियों को, सभी लोगों को इंतजार है कि तापमान अब सामान्य कब होगा। और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार 5 दिन लगभग अभी है कि मौसम इस तरह का बना रहेगा और शायद तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। एक तरफ जहां एलडीए की ओर से अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, वहीं पीडब्ल्यूडी ने भी रोड चौड़ीकरण के चलते बुलडोजर से कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अर्जुनगंज से इमामाऊ तक रोड चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले निर्माणों को तोड़ा जा रहा है और यहां पर 4 लेन बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। दोनों साइड 5 मीटर रोड चौड़ी करने के लिए करीब 100 से अधिक मकानों और दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। अर्जुनगंज से लेकर के इमामाऊ तक 1720 मीटर की ये जो रोड है, इसके चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर 3 महीने पहले यहाँ के जो निवासी थी, जिनकी दुकानें हैं, जिनके मकान थे, उनको सबको खाली करने की नोटिस दी गई थी, आचार संहिता लग गई थी। और उसके बाद एक बार फिर से जो है लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा एक बार फिर कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग के जस्ट बगल में ही आप देखिए जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग लगी हुई है उसको खोदा गया है, यानी कि धीरे धीरे जो है इसके चौड़ीकरण का कार्य शुरुआत हो गई है। 4 लाइन बनना है यहाँ पे। 4 लाइन के तहत जो है इसको 10 मीटर से 18 मीटर तक इस रोड को किया जाएगा, तब जाके ये 4 लाइन होगी। ज्यादातर आपको बता दें कि इस रोड पर वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, वीआईपी मूवमेंट होते हैं और आम जनता को पूरा सुगमता पूर्वक वो यहाँ से निकल सके, जाम की स्थिति ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको जो है पूरा भी कर लिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के जो एक्सीएन हैं मनीष वर्मा, जिनकी देखरेख में ये कार्य शुरू किया गया है, हम उनसे बात करेंगे। कितना टाइम लगेगा और कितनी लंबी ये सड़क है? ये जो जिस मार्ग पे हम लोग खड़े हुए हैं, जिसका चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, ये करीब 1720 मीटर में कार्य होना है। ये मरी माता मंदिर के बाद से अर्जुनगंज से पूरा होते हुए इमामाऊ तक आएगा। ये इसमें हमारा करंट, हमारे स्कोप ऑफ वर्क में ये है कि अभी करंटली 10 मीटर चौड़ी सड़क है ये, और 10 मीटर से इसको हम 4 लेन करने जा रहे हैं। मतलब 18 मीटर पटरी मिला के, शोल्डर मिला के 18 मीटर हम कर देंगे, जिससे यातायात यहाँ पे जो फंसता है आके, यहाँ पे जो एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, उससे लोगों को एक सुगम यातायात मिलेगा चौड़ी होने से। ये बड़ा मुख्य मार्ग है लखनऊ का। अभी तक की क्या स्थिति है? कितने मकान थे, कितने खाली हो चुके हैं, कितने रह गए हैं अभी? करीब अमूमन करीब 90% मकान क्लियर हो गए हैं, साइट हमारी क्लियर हो गई है। जो 10%, 5-10% जो बचे हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो अपने आप ही हटा लेंगे, और हटा भी रहे हैं, वो अपने आप तोड़ भी रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद कुछ पीडब्ल्यूडी के ही कुछ कर्मचारी हैं जिनके भी दुकान या मकान रास्ते में पड़ रहे हैं, इस वजह से कुछ लापरवाही बरती जा रही है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दायरे में आएगा उसका जो भी मकान, दुकान, जो भी कुछ है उसको हटाया जाएगा, जो भी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पे बना हुआ है।
तो ये थे मनीष वर्मा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 2025 के यानी मार्च तक जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द ये 4 लेन बन जाएगी। वीआईपी मूवमेंट को जो है काफी सुगमता होगी इस मार्ग से निकलने में और आम जनमानस को भी राहत मिलेगी, क्योंकि जो जाम की स्थिति है वो जो आए दिन यहाँ पर बन जाती है, तो उससे लोगों को उबारने के लिए ये एक लोक निर्माण विभाग की पीडी खंड द्वारा जो है एक अच्छी पहल की गई है, ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को सुविधा मिले इस रोड पर। कनपतन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।